500। डन। ओके, अब क्या बोला है, देखो बेटा, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन, एक दूसरी वस्तु है, ओके, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। क्या किया, दूसरे फोटो में इसी सोर्स से, मतलब 220 से ही, इसी बैटरी से क्या जोड़ दिया है, एक नई चीज, लो आयरन, ओके, एक नया रेजिस्टेंस, मान लो कि आर, एक नया जोड़ दिया, ये प्लस और ये माइनस, ये करंट निकलेगा आई, यहां भी प्लस से करंट निकलेगा और माइनस में एंट्री ले। अब बोला, देखो क्या किया पता है, एक बैटरी ली है 220 की, उससे 3 रेजिस्टेंस जोड़ दिए पैरेलल में, समझ गए, ठीक है, फिर जो भी करना था एक्सपेरिमेंट कर लिया, ये तीनों निकाल दिए, फिर एक नया रेजिस्टेंस लाया, नया रेजिस्टेंस कौन सा, इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस, सबका अपना अपना रेजिस्टेंस होता है, तो एक नया रेजिस्टेंस, ये आयरन लो है ना, वो आपकी प्रेस, उसको लगा दिया यहाँ पे, इससे उसको जोड़ दिया, ये 3 निकाल कर फेंक दिए, ये जोड़ दिया, ठीक है। अब हमें पूछा है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, आर आई, ये आर आई कितना होगा, रेजिस्टेंस ऑफ आयरन, ठीक है, that take as much current as all the 3 appliances, ओके, दैट्स इट। यहां जितना करंट है, ये तीनों मिलकर कितना करंट ले रहे हैं, आई, तो इसमें भी करंट कितना है, आई ही है। अरे हाँ कहना, बोलो ना, दैट टेक एज मच करंट, अरे हाँ कहना, अरे बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो क्वेश्चन क्या है कि एक बैटरी ली, उससे 3 लोग जोड़ दिए पैरेलल में, जोड़ेंगे तो एक करंट चलेगा, आई मुझे नहीं मालूम कितना पर करंट चलेगा, ठीक है। फिर क्या किया, इन तीनों को फेंक दिया, इन तीनों की जगह कोई और वस्तु लगा दी अकेली, उसमें भी करंट कितना है, उतना ही है जिसमें इतना है, अरे हाँ क्या ना, एज मच करंट, सेम करंट दिया हुआ है, तो मैं देखो, मैं तो जगह आई लिख दिया, सही है, वोल्टेज भी सेम लिखा हुआ है ना, सेम सोर्स, तो वोल्टेज भी सेम है, मतलब, तो फिर बोला कि इसका रेजिस्टेंस मतलब इसका आर निकाल, तो एक काम करते हैं, देखो सर, सिंपल सा फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू आई आर, V मालूम है, मुझे आर निकालना है, अगर मुझे आई मालूम पड़ जाए तो काम हो जाएगा, अरे हाँ के ना, और ये जो आई है हम यहां से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे अभी बताता हूं, अरे हाँ के ना, तो करना कुछ नहीं है, आई निकालना है बस, अरे हाँ के ना, और आई निकालने के लिए हमको इसका यूज करना पड़ेगा। अब कैसे निकाले इसका आई, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखना, पार्ट नंबर 1, ये पार्ट नंबर 2 में करेंगे, ठीक है, ये पार्ट नंबर 2 होगा। पार्ट नंबर 1 में सबसे पहले क्या करेंगे, ये 3 पैरेलल में है, इनका आंसर निकालो, क्या होता है, अरे भाई, सो R1 कॉमा R2 कॉमा, कौन सा कनेक्शन है, पैरेलल है, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 R3, लगा दो फॉर्मूला, 1/R1, रिकॉर्डिंग ऑन कर दे, R1 100, R2 और R3, अरे यहाँ के ना, अब बेटा कितना हो जाएगा, 500, एलसीएम 100 में 500 आता है, 5 बार 50 में आता है, 10 बार 500 में आता है, 1 बार, 1 5 जा 5, 1 10 जा 10, 1 1 जा 1, कितना आया 16 बाय, अब बेटा पलटी मार दो, अरे हाँ के ना, तो आर ऊपर आ जाएगा, 500 ऊपर 16 नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, अरे बोलो, ठीक है, ओम कट करेंगे बाद में, अरे आर आ गया, अब बेटा मुझे इसका आर मिल गया, अब इस पे लगा ओम्स लॉ, देखो मुझे इसका आर मालूम है, पूरा मिला के आर मालूम है, इसका वी मालूम है, तो आई भी आ जाएगा ओम्स लॉ से, हाँ के ना, तो पार्ट नंबर 2, मतलब सॉरी ये पार्ट नंबर 3 हो जाएगा, पार्ट नंबर 2 में हम आई निकाल देते हैं, ठीक है ना, सो पार्ट नंबर 2 बाय ओम्स लॉ, ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर, राइट है, V कितना है 220, I कितना है वो तो निकालना है सर, और R कितना है 500/16, अरे हाँ के ना, डिवाइड बनेगा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बनेगा, कट, 2 11 जा 2 25 जा,
Now 11 into 60, 176, 176 और नीचे 25 एम्पियर करंट आ गया, आगे ना, अरे आगे ना, करंट मिल गया हमको, पॉइंट में मत निकालो, फ्रैक्शन में, क्योंकि हमको फाइनल आंसर तो इसका निकालना है, आगे ना, फाइनल आंसर पॉइंट में निकालने का, अरे आगे ना, बीच वाले में तो कट के चलता है, फाइनल आंसर में अपने सही निकालने का, समझ गए? तो ये हमारा आई आ गया। अब तो अब इस पे आ जाते हैं, अरे आगे ना, तो बाय, हमको ये तो पूछा है ना, तो बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, और ये क्योंकि आयरन है, लोहा है, तो मैं आई लगा रहा हूं ताकि मालूम पड़े कि लोहे का रेजिस्टेंस है, लोहा मतलब आयरन, आपकी इलेक्ट्रिक प्रेस। V कितना है सर? 220। आई कितना है सर? 176 बाय, कोई दिक्कत नहीं, 220, 25 ऊपर, 176 डन। अब सर लपेट लपेट करो, 2 1 जा 2 0 जा, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 4 जा 4 जा 11, 5 जा 11, 4 जा 5 इंटू 20 का कितना हुआ? 6 125 डिवाइड बाय 4 ओम इज इक्वल टू आर आई, फिर बाद में आप लोग पॉइंट में निकाल दूंगा, डन। अरे आगे ना, समझ गए? तो पहले क्या किया बेटा, हमको यहाँ पे आर आई ये निकालना था, उसके लिए मुझे वी तो मालूम है, आई चाहिए था, आई कहां से निकाला? इस वाले पार्ट से, तीनों पैरेलल है, तीनों का आंसर कितना आया? आ गया। फिर हमको, अब हमने क्या किया, ओम इसी पे लगाया ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, V मालूम है, R हमने निकाल दिया, तो हमको यहाँ से I मिल गया, अरे आगे ना, एक बार I मिल गया, अब यहाँ आगे हमको यहाँ पे V मालूम है, I हमने निकाल दिया है, तो हमको R मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अरे आगे ना, खापो फटाफट। थर्टी 31.25, एक मिनट बेटा, कौन सा पेज नंबर है ये?
इसमें इस फॉर्मूला में आर निकाल दिया तो फिर आयरन वाले में हम डायरेक्ट आयरन ना निकाल देंगे तो निकालो उसका क्या बेटा इस फॉर्म इसका आर हाँ उससे से आर निकाल दिया नहीं नहीं ये आर आयरन का नहीं हो, ये तो तीनों अलग अलग वस्तु हैं, ये तो उनका हाँ नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है ओके 31.25 हाँ देख अब बता वो क्यों इन्होंने क्या लॉजिक लगाया मैं तो इसको क्या लॉजिक बताता हूँ। इन्होंने क्या बोला कि वोल्टेज भी सेम है आयरन में और करंट भी सेम है और यहाँ के ना तो अगर वी और आई दोनों सेम है तो आर भी कैसा आना चाहिए सेम ही आएगा ना तो उन्होंने वो डायरेक्टली यूज कर दिया यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया ये अपन ने प्रूव किया बता दिया कि सच में ऐसा ही है बात समझ में आ गई अब सुनो बेटा यही क्वेश्चन में आपको पूरा करने की जरूरत भी नहीं है पार्ट नंबर 1 ही आपका आंसर हो जाएगा सीधा अब बोलो क्यों एक लॉजिक है अब वो लॉजिक क्या है वो समझो देखो देखो बेटा क्या बोला सुनो ये तीनों मिलके कितना करंट निकाल रहे हैं आई कितना वोल्टेज है 220 और यहाँ के ना ओके वो अकेला आयरन है वो भी कितना करंट निकाल रहा है इतना का इतना क्वेश्चन में दिया है और वोल्टेज भी कितना है 220 अब बेटा मुझे एक बात बताओ ओम्स लॉ क्या बोलता है V इज इक्वल टू आई आर आई मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा डिवाइड अब इसमें V और I जो जो वैल्यू है वो सेम वैल्यू इसमें भी है अरे हाँ के ना बात समझ में आई तो जब V और I सेम है तो R भी कैसा आएगा अरे हाँ के ना इन शॉर्ट कहने का अर्थ ये है कि जितना इन तीनों का मिला के रेजिस्टेंस होगा उतना ही इसका होगा क्योंकि दोनों में V और I कैसे हैं सेम तो क्या बड़ा दोनों नंबर सेम रखोगे तो आंसर कैसा आएगा सेम ही तो आएगा अरे भाई मान लो कि V है 10 और I है 2 कितना आंसर आया 5 वही यार होता है V बाय I तो यहाँ भी तो सेम ही है ना ठीक V भी सेम है और I भी सेम है तो 10 बाय कितना आएगा 2 कितना आएगा 5 भी आएगा अरे यस और नो अगर V और I सेम है तो R भी कैसा होगा सेम अरे भाई हाँ के ना बात समझ में आई कि नहीं आई तो देखो अब यहाँ पे आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी अगर इसको शॉर्ट में करना हो तो सिंस वोल्टेज एंड करंट इन बोथ द केसेस आर सेम सो रेजिस्टेंस विल आल्सो बी सेम और आप ये निकाल के बोल दो ये आपका आंसर है खत्म हाँ पर अगर इसमें करंट पूछे अलग से तो फिर आपको पार्ट 2 भी करना पड़ेगा क्योंकि उसमें करंट चाहिएगा अरे यहाँ के ना पर सिर्फ रेजिस्टेंस पूछा है तो आपको आई निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये लॉजिक लगाए तो हाँ कहना अब वो आपकी इच्छा क्लियर बात समझ में आई कि नहीं आई जो मैंने आपको नोट्स भेजा है उसमें उन्होंने यही किया पर उन्होंने आपको ऊपर मेंशन नहीं की ये लाइन ये मेंशन कर देनी चाहिए थी अरे हाँ कहना वो आपकी इच्छा है समझ में आ गया ये भी डन अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो थर्ड वाला न्यूमेरिकल नहीं है फोर्थ वाला पढ़ो बेटा विधि समझ में आया ओके फाइन अब बेटा सब बच्चे सुनना
सुनो बेटा, 3 रेजिस्टेंस है, R1 2 ओम, R2 3 ओम, R3 6 ओम, 3 रेजिस्टेंस है। अब क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ कैन 3 रजिस्टर 2 3 एंड 6 बी कनेक्टेड, कैसे उनको कनेक्ट करें ताकि जो टोटल आंसर है, टू गिव द टोटल रेजिस्टेंस, पहला है 4। समझो बेटा, देखो ओए, ये पूछा है कि इन तीनों को किस तरीके से आप ज्वाइन करोगे कि सबका मिला के आंसर 4 आ जाए। अब देखो, हम तो 2 तरीके जानते हैं, पहला है सीरीज और दूसरा है पैरेलल। अब देखो बेटा, सीरीज में आंसर क्या आता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को ऐड करो, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 11, आंसर तो 11 आएगा। अगर आपने इसको सीरीज में ऐड कर दिया ऐसे, तो कितना आंसर आ रहा है, 11। हमको तो आंसर 4 चाहिए, अरे हाँ के ना। और अगर इसको आप पैरेलल में जोड़ोगे तो इसका आंसर 1 आएगा, मैं अगर दिखाऊंगा अभी। तो ना तो जोड़ना है सीरीज में, ना जोड़ना है पैरेलल में, तो कैसे जोड़े, तो फिर क्या करेंगे, देखो अब जुगाड़ करेंगे, समझ में, तो लॉजिक लगाना है। पार्ट नंबर 1 जो उसमें हमको आंसर कितना चाहिए, 4। R1 मतलब 2 वाले को अलग रखना है और 3 और 6 वाले को पैरेलल में जोड़ना है। देखो मैं आपको दिखाता हूं, आंसर 4 ही आएगा। अब ध्यान से देखना, ओए ध्यान से देखना, ये दोनों पैरेलल में, पहले इसका आंसर निकाल। सो इन दोनों फॉर R2 एंड R3 पैरेलल है, तो पहले इनका आंसर निकालते हैं। 1/R इज इक्वल टू 1/R2, उल्टा करते हैं, अरे हाँ के ना। R2 कितना है 3, R3 कितना है 6, कितना बड़ा एलसीएम आएगा, 3 2 जा 6 1 जा 1 2 जा 2 1 1 जा 1, कितना आंसर आया 3/6, 1/2 पलटी मार दे तो R कितना आया 2, कोई दिक्कत नहीं आया। तो इन दोनों का मिला के कितना आंसर आया 2। तो अब क्या होगा, अब हमारा डायग्राम नया बनेगा। ओके, सो आप ये बोल दो पार्ट नंबर 1, अब पार्ट नंबर 2। अब डायग्राम देखो, ये 2 वाला तो अलग से है ही है, और इन दोनों का मिलाकर कितना आंसर आया 2। दोनों सीरीज में अब ये, अरे हाँ के ना, और सीरीज में क्या होता है, ऐड हो जाते हैं, अरे हाँ के ना। तो टोटल कितना जाएगा 2 प्लस कितना हो गया। तो अगर आपको इन तीनों से आंसर 4 लाना है तो आपको इनको ऐसे जोड़ना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे हाँ के ना, ऐसे। और बेटा बी पार्ट क्या है, बी पार्ट इन तीनों को ऐसे जोड़ो कि आंसर 1 आए, क्या आंसर आए 1, तो पैरेलल करना, तीनों को पैरेलल करेंगे। सो R1 2 ओम, R2 3 है और R3 6 है, अरे हाँ के ना। सो 1/R इज इक्वल टू 1/R1, बेटा R1 कितना है 2, R2 कितना है 3, R3 कितना है 6, 6 2 3 जा 3 2 जा 6 1 जा 1 3 जा 3 1 2 जा 2 1 1 जा 1, 6/6 कितना आया 1/1, पलटी मारे तो कितना जाएगा 1 ही आएगा। हाँ के ना, फटाफट लिख दो बेटा कि अगर हम इनको तीनों को पैरेलल में करेंगे तो आंसर कैसा आएगा,
क्या हो बेटा? बारिश के मौसम में थोड़े बहुत मच्छर हो रहे हैं। ज्यादा काट रहा है बेटा किसी को? कल लगाते हैं बेटा। क्या आता है वो? अरे मैं कल लगा के गया था यार। ऑल आउट लगा, तू है ना ऑल आउट पे, इधर ही मच्छर काट रहे हैं। अच्छा नहीं, यहाँ पे नहीं, कॉरिडोर है ना यार, ये इसमें रूम करने के लिए। फटाफट बेटा, फटाफट लिख दो। पेज 188 पे है ना ये? फाइन। अरे इतना बड़ा भी नहीं है रे, क्या कर रहे हो? आगे आ जा बेटा, वैसा लगे तो। ओके बेटा, ध्यान सुनना। नेक्स्ट टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ, सुनो बेटा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को स्टार्ट करने से पहले अपन पावर, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? ओके बेटा सुनो अभी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब सुनो बच्चे, आगे क्या करना है बेटा? आपने ये बहुत बार देखा होगा, तो आपका बहुत कॉमन एक्सपीरियंस होगा, जब आप बहुत देर तक फोन चार्ज में लगाते हो, अभी पंखा वंखा क्या हो,
बेटा बेटी आवाज आ रही है? बेटी आवाज आ रही है बेटा? नहीं, अपन वो मॉर्टिन लगाते वो इफेक्टिव होता है क्या? वो जो मॉर्टिन लगाते हैं ना वो इफेक्टिव होता है? ऑल आउट मॉर्टिन जो लगाते हैं ना वो कपूर से मच्छर भागते हैं? बहुत कपूर तो पड़ा है अपने पास में। ओके, अगर देखो बेटा सुनो, लिसन बेटा। बेटा आपका ये बहुत कॉमन एक्सपीरियंस होगा कि जब आप बहुत देर तक अपन पंखा, लाइट या फोन पर रखते चल रहा है वो गर्म हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? देखो यार, कोई भी चीज हो, जब अगर वो लाइट पे चल रही है ना तो वो गर्म तो होगी। कोई कम होती है, कोई ज्यादा होती पक्का। एवरीथिंग विच वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी देयर विल बी सम हीट इन इट। वो हीट आएगी ही आएगी। ठीक है? अब देखो, इसी फिनोमेना को बोलते हैं अपन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये बात समझ में आ रही है? अरे हाँ क्या ना? क्लियर है? तो वो तो कॉमन एक्सपीरियंस है हमारा। पर वो जो हीट है, वो हीट कितना बनती है? सपोज करो, एक मान लो कि बेटा आपका मोबाइल फोन है, इमेजिन करो। ठीक है, ये आपका मोबाइल फोन है। इस ओके, अरे हाँ क्या ना? इसमें से करंट आई पास हो रहा है। अरे हाँ क्या ना? या फिर मान लो कि इमेजिन आपका टीवी है भाई। ओके, आपका टीवी है, कितना करंट जा रहा है अंदर? आई। आपके टीवी का बेटा क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा। मान लो कि आपने टीवी को चलाया कितने टाइम के लिए? टी टाइम के लिए। इमेजिन करो, तब टीवी में कितनी हीट बनेगी, कितना गर्म होगा? द फॉर्मूला इज H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। द हीट प्रोड्यूस if I current passes through a resistance R for time t, इतना हीट प्रोड्यूस होगा। हीट को अपन बोलते हैं एनर्जी। क्या बोलते हैं? और एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। क्या होता है यूनिट? जूल। आपने पढ़ा हुआ नहीं? अरे हाँ के ना? अरे यस और नो? तो किसी भी वस्तु में से एग्जाम्पल क्या बोलूं कि भाई आपके टीवी के अंदर करंट गया 2 एम्पियर, आपका टीवी का रेजिस्टेंस 10, और आपने टीवी चलाया 3 घंटे के लिए। अरे हाँ क्या ना? सपोज करो, चलो बेटा हमें टाइम, अच्छा और एक बात और बेटा, टाइम को हम हमेशा रखते हैं सेकंड में। तो सपोज करो आपने टीवी चलाया 20 सेकंड के लिए। इमेजिन करो। अरे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ यार। अब मैं बेटा आवर लूंगा तो फिर तो हमको करना पड़ेगा कन्वर्ट, तो फिर वो लंबा बदल जाएगा। तो सिंपल लगता है। तो टीवी में कितना हीट प्रोड्यूस होगा वो देखो बेटा। आई कितना है? 2, उसका स्क्वायर। आर कितना है? 10, और टी कितना है? 20। 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया 200, 800 जूल। तो हम बोलेंगे इतना हीट प्रोड्यूस हुआ। सिंपल। नाउ दिस फॉर्मूला इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या बोलते हैं इसको? जूल्स लॉ ऑफ, सब बेटा ध्यान से सुनो ओए, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो एग्जाम में आएगा व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग? तो आप बोलोगे इफ current I passes through the resistance R for time t, then the heat produced is given by H is equal to I square R T. First, the heat produced is directly proportional to the square of current. किसके proportional है? करंट के स्क्वायर। करंट में तो I का स्क्वायर आता है। Second, the heat is directly proportional to
रेजिस्टेंस, इसकी पावर तो 1 ही है, रेजिस्टेंस, एंड थर्ड हीट इज प्रोपोर्शनल टाइम। अरे हाँ के ना, मुझे बताओ, थोड़ी देर के लिए फोन रखा तो गर्म होता है, कम होता है उसे, पर फिर 2-3 घंटे रखो ज्यादा होता है ना, टाइम बढ़ा तो हीट बढ़ जाती है। यस और नो? बहुत कॉमन एक्सपीरियंस है हमारा। अरे हाँ के ना, तो जो करंट होता है, अगर देखो हीट जो है वो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, करंट बढ़ेगा हीट भी बढ़ेगी, जो रेजिस्टेंस है उसके प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ेगी, और टाइम जितनी देर के लिए चलाओगे उतना हीट ज्यादा होगा। हाँ क्या ना? अरे यस और नो? करेक्ट है। यही है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। हीट प्रोड्यूस इज गिवन बाय आई स्क्वायर आर टी। हीट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, हीट इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, हीट इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। अरे हाँ क्या ना? यहाँ तो डाउट हो तो बोलो, एनी डाउट टिल राइट? बात समझ में आ गई? अरे हाँ क्या ना? अब सुनो, किसी भी वायर में, किसी भी वस्तु में जो हीट प्रोड्यूस होती है वो हमारे काम की तो है नहीं। क्यों? समझो, हम हम क्या करते हैं पता है? देखो, आप जानते हो आप पैसा क्यों पे करते हो लाइट का? होता कुछ नहीं है, आपके जो घर में वायर है उसमें इलेक्ट्रॉन है, जब इलेक्ट्रॉन भागेगा एक ही तरफ तो बोलेंगे करंट है, तो हमको उस वायर में करंट चाहिए। उस करंट के लिए हम क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन को भगाना पड़ेगा। अरे हाँ के ना? अरे हाँ के ना? और इलेक्ट्रॉन को भगाने के लिए क्या चाहिए? वोल्टेज। अरे हाँ के ना? वो वोल्टेज हमें कौन देता है? लाइट वाले भाई। जैसे मान लो टोरेंट वाला हो गया, रिलायंस वाले, अलग अलग कंपनी की लाइट आती है। अडानी अडानी कंपनी लाइट बनाती है, टोरेंट बनाती है, यूजीवीसीएल जो अपने गवर्नमेंट कंपनी वो भी लाइट बनाती है। बात समझ में आ गई? अरे हाँ के ना? तो सब कंपनियां बनाती है इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, वोल्टेज मतलब, यार तो वोल्ट का मतलब क्या होता है? वो लाख, वो ताकत। अरे हाँ के ना? बेसिकली आप पता है पैसा क्यों पे कर रहे हो टोरेंट वाले को लाइट बिल का? कि भाई तू ये इतने पैसे ले और मेरे वायर का इलेक्ट्रॉन भगा, बस। हम वो इलेक्ट्रॉन भगाने की लिए जो ताकत चाहिए ना, बस उसके लिए पैसा देकर, कि वो हम हाथ से नहीं कर सकते, इसीलिए। अरे हाँ के ना? तो हम क्या करते हैं, जितनी ताकत वो लगाता है, अब ऑब्वियसली वो बंदा नहीं लगा रहा है, वो खुद प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, वो वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है। आगे ना, बस वो जो ताकत प्रोड्यूस कर रहा है वो ताकत से हमारे घर के जो इलेक्ट्रॉन है वो भागते हैं वायर के, उससे पंखा उससे चलता है। सही है? अब सोचो, आपने पैसा पे क्यों किया है? कि पंखा घूमे, पंखा गर्म हो इसीलिए नहीं। अरे हाँ के ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? यस और नो? कि पंखा घूमे। अब दिक्कत ये कि आपको जो वो ताकत सप्लाई कर रहा है पंखे को घुमाने के लिए, वो उसकी ताकत किसमें वेस्ट हो रही है? हीट में। वो हीट, वो जो हम आगे से हमको आप सपोज सपोज करो कि भाई आपने पैसे कमाए, ठीक है, आपने चाहा कि वो सारे पैसे आपके घर में काम आ जाए, ठीक चाहोगे ना? पर मान लो कि वो रास्ते में आपने आज कमाए 1000 रुपए, 200 रुपए घूम गए, तो नुकसान हुआ ना? ये नुकसान है। आप जो सामने वाले कंपनी से एनर्जी ले रहे हो इलेक्ट्रॉन भगाने के लिए, उसका एक हिस्सा किसमें खर्च हो जाता है? ठीक है। अरे हाँ के ना? सारी एनर्जी अगर पंखे को घुमाने में लग जाती तो पंखा कभी गर्म होता ही नहीं। पर वो आप रोक सकते नहीं हो, कोई भी वस्तु जो लाइफ में चलेगी वो गर्म तो होनी ही होनी है। तो कुछ ना कुछ एनर्जी वेस्ट होती है हीट, ये अच्छी बात नहीं। पर कभी कभी ये जो वस्तु गर्म होती है वो हमारे काम भी आ सकती है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीट, सबसे पहला है इलेक्ट्रिक बल्ब। बेटा आजकल जो बल्ब आते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, आजकल तो आगे एलईडी बल्ब, उनका काम करने का तरीका वो पूरा अलग है। वो आप कहाँ सीखोगे? वो आप 12th में सीखोगे वो कैसे काम करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ उन बल्ब की, जो था आपने पहले बल्ब देखे होंगे, वो ऐसे बल्ब आते थे, ऐसे बल्ब होते थे। और पता है उनमें वो ऐसे एक आता था वायर आता था, इसे बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? इसे फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये जो फिलामेंट है, वो जो वायर आते थे पहले बल्ब, उनका जो फिलामेंट था वो बनता था टंगस्टन से। किससे बनता था? टंगस्टन से। अब टंगस्टन एक ऐसा सब्सटेंस है, ठीक है, इसमें से जब करंट पास होता है ना तो ये भयंकर गर्म होता है। गर्म तो होता ही है, अरे हाँ के ना? गर्म होता है, ठीक है। अब नॉर्मल जो दूसरे, देखो वायर गर्म तो कॉपर भी होता है, गर्म तो बाकी वायर भी होते हैं, पर इसकी खासियत क्या है जनरल? इसकी खासियत ये है कि जब ये, एक तो इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। अब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा, हीट किसके प्रोपोर्शनल है? रेजिस्टेंस के। रेजिस्टेंस ज्यादा,
तो हीट ज्यादा होगा। और दूसरा, ये ज्यादा हीट होने पर पिघलता भी नहीं है। तो होता क्या है, जब इसमें से करंट पास होता है तो ये गर्म होता है। गर्म होके जब कोई चीज बहुत गर्म होती है ना, ग्लो करती है। अरे हाँ के ना, तो ये ग्लो करता है तो लाइट निकलती है, लाइट से हमको रूम में सब रोशनी दिखती है। एक्चुअल में ये फिलामेंट गर्म होके ग्लो करता है। इस फिलामेंट के ग्लो होने की वजह से रूम में लाइट होती थी। आपने पता वो वाले वो देखे होंगे, आप पता है पहले इलेक्ट्रिक हीटर आते थे, किससे खाना बनाया हुआ हीटर पे? इलेक्ट्रिक ओवन वाली बात कर रहा हूँ। पता है पहले ऐसे एक राउंड कलर का आता था, सीमेंट का बना हुआ, अंदर से स्प्रिंग आती थी। मुंह में देखा हुआ है? उसमें भी इसी टाइप का एक हीटिंग एलिमेंट, टंगस्टन नहीं होता है, कोई दूसरा होता है। इसको बोलते हैं हीटिंग एलिमेंट। क्या बोलते हैं? है ना? कुछ नहीं है, जैसे करंट पास होगा वो गर्म होगा। है ना? मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, गर्म होगा। और वो जब, अब उसकी खास बात क्या है कि वो वायर गर्म होके पिघलता नहीं। तो गर्म होगा, गर्मी निकलेगी, खाना पकाओ। इलेक्ट्रिक हीटर, अरे हाँ के ना, पता है रूम में लगा हीटर लगाते हैं अपन सर्दियों में, वो सेम काम करता है। उसके अंदर जैसे स्प्रिंग होती है, इसे बोलते हैं हीटिंग एलिमेंट। बल्ब में कौन सी होती थी? टंगस्टन। बात समझ में आ गई? अरे आगे ना, है ना, अलग अलग में अलग अलग मटेरियल होता है। अब टंगस्टन क्या करता है, गर्म होकर ज्यादा लाइट निकालता है, तो रूम में काम आ जाता है। ठीक है, वो जो हमारा इलेक्ट्रिक हीटर उसमें जो लगता है हीटिंग एलिमेंट, वो गर्म होकर लाइट कितनी, उसकी रोशनी तो कम होती है पर वो गर्म हो ज्यादा हो जाता है। अरे आगे ना, तो वो खाना बनाने काम आ जाता है। बात समझ में आ रही है? हमारी जो इलेक्ट्रिक प्रेस है वो कैसे काम करती है? सेम प्रोसेस। हमारी जो इलेक्ट्रिक प्रेस है, आपने तो उसके नीचे देखा, उसके नीचे होता है ऐसा वाला पार्ट होता है, ऐसा होता है ना उसके नीचे। ठीक है, उसके अंदर कुछ नहीं होता है, एक स्प्रिंग होती है, इसे बोलते हैं हीटिंग एलिमेंट। ऐसे। अब क्या होता है, जब करंट पास होता है तो ये हीटिंग एलिमेंट गर्म होता है। गर्म होने से ये वाला पार्ट जो है ये गर्म होता है, हम ये लगाते हैं कपड़े पे, कपड़े इस्त्री हो जाते हैं। अरे हाँ के ना, कभी कभी ये जो हीटिंग इफेक्ट है, ये हम अपने फायदे के लिए भी काम में ले सकते हैं। उसका ये शाश्वत एग्जाम्पल है, पता है वो इलेक्ट्रिक हीटर आता है जब हम पानी गर्म करते हैं सर्दियों में, तो आपने कॉइल देखी होगी राउंड राउंड वाला, वो भी सेम प्रिंसिपल है। उसके अंदर भी ऐसा हीटिंग एलिमेंट होता है। इतना भयंकर गर्म होता है ना। अब होता क्या पता है, वो तो उसको पानी में डुबो देते हैं, तो जैसे गर्म होता है वो गर्मी का चली जाती है पानी में। लेकिन क्या हुआ, हमारे हम सब दोस्त मिल गए थे कॉलेज में। अब एक बंदे ने खाली बाल्टी को ऑन कर दिया, आधा घंटा हुआ, अजीब सी बदबू, क्या हो रहा है। मैं गया ना तो बेटा, वो पूरा हीटर गर्म होकर से टपक रहा है प्लास्टिक जैसे। उसका मेटल, उसके अंदर वो स्प्रिंग आती है, एंड आई कैन सी पूरा ग्लो कर रहा था वो, ये रेड हॉट हो गया था वो, पूरा खराब हो गया उसकी। तो सच में तो हीट बहुत तगड़ी निकलती है उसमें से। तो देखो, अब तो सब बोलोगे सर फिर तो सर कॉपर वायर है वो भी तो गर्म होता है। हाँ होता है भाई, पर वो इतना गर्म नहीं होता है। दूसरा, कॉपर वायर थोड़ा गर्म होके पिघल भी जाता है, ज्यादा गर्म करोगे तो इन इन केसों में हमारे को काम आने वाला नहीं है। बात समझ में आई? दूसरा, कॉपर वायर इतना भी गर्म नहीं होगा, क्यों? क्योंकि कॉपर वायर देखो, जिनका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उनका हीट ज्यादा बनेगा। अरे हाँ के ना, क्योंकि हीट क्या है, आर के प्रोपोर्शनल है। अरे हाँ के ना, तो ऐसी वस्तुएं, ऐसे मेटल जिनका रेजिस्टेंस ज्यादा है, उनको तो आप यूज करोगे इसमें, क्योंकि वो हीट ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा, हीट ज्यादा, तो गर्मी बनेगी और गर्मी से बल्ब जलेगा या जो भी हो। पर ऐसे मेटल जिनका रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस कम तो हीट भी कम। अरे हाँ क्या ना, अब वो हमारे काम तो आने वाले नहीं प्रेस करने में या पानी गर्म करने में। तो जिनका रेजिस्टेंस कम होगा उसको हम क्या यूज करेंगे? वायर में। इसलिए वायर में क्या यूज होता है? एल्यूमिनियम, कॉपर, जिनका रेजिस्टेंस कम। सबसे कम रेजिस्टेंस होता है सिल्वर और गोल्ड का, मेटल। सर चांद, तो बेटा सर वो यूज क्यों नहीं करते बेटा? बेटा खर्चा नहीं आएगा, सोने चांदी के बेटा वायर घर में यूज करोगे तो अपने घर में लूट नहीं बचेगी। बात समझ में आ गई? तो ऑब्वियसली घर पे, है ना, वायर जो होते हैं, वैसे मैं लिटरली बोल रहा हूँ, गोल्ड एंड सिल्वर आर द बेस्ट कंडक्टर। ठीक है, अगर उनको यूज करें तो बिल भी कम आएगा, पर वो बिल तो कम आएगा बेटा, कोई 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए बेटा, पर खर्चा कितना आएगा? इतना सारा। फिर वो घर पे फिर एक अलग से रखना पड़ेगा, सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़ेगा कि हमारे वायर की देखभाल करना है। कोई वायर ना चुरा के लेके जाए। अरे हाँ क्या ना, तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के लिए घर के अंदर बार बार खंभे लगे होते हैं, खंभे वायर होते हैं,
एल्यूमिनियम के, और हमारे घर में क्या कौन सा यूज करते हैं, कॉपर के। इन शॉर्ट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करनी है तो कौन सा वायर चाहिए, लो रेजिस्टेंस वाला। पर अगर आप चाहते हो कि करंट भी पास हो पर वो गर्म भी ज्यादा हो, तो कैसे मेटल लेने के, जिनका रेजिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा है, एग्जाम्पल टंगस्टन और ये सब। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब सुनो बेटा, तो बल्ब के अंदर क्या होता है, एक मेटल जिसका नाम है टंगस्टन, ठीक है। करंट पास होने पे क्या होता है, वो गर्म होता है, गर्म होके वो क्या करता है, ग्लो करता है, ग्लो करने से उसमें लाइट निकलती है, वो हमारा काम करती है। सेम प्रिंसिपल किसका है, इलेक्ट्रिक हीटर और इलेक्ट्रिक आयरन। बात समझ में आ गई, यस और नो? ये सब सेम प्रिंसिपल काम करते हैं। वाटर हीटर ये सेम। हाँ बेटा, करंट तो नहीं आएगा पर गर्म जरूर होगा। अगर तो शॉर्ट सर्किट तो करंट लगेगा, डेफिनेटली लगेगा, ठीक है। ट्राई करके देख लेना एक बार। अरे अरे हाँ के ना। अब ध्यान सुनो, एक तो ये हो गया, हीटिंग इफेक्ट को हम एक और तरीके से अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं। पता है क्या है वो तरीका, फ्यूज। सुनो, देखो बेटा होता क्या है, बड़ा ध्यान सुनना। सुनो बच्चे ध्यान से, बेटा ये आपका घर है, इमेजिन करो। एक वायर आपके घर में करंट लेके आ रहा है, दूसरा वायर करंट बाहर लेके जा रहा है, ठीक है। अब बाहर से कितना करंट आएगा ये आपके कंट्रोल में नहीं, ये तो जो कंपनी देती है वो होता है, कितना वोल्टेज कितना करंट आएगा, सही है। अब कभी कभी बिल्कुल पॉसिबिलिटी कि वहां पे कुछ डिफॉल्ट कुछ गड़बड़ हो जाए, होता रहता है, ये नॉर्मल है। अभी आप नई गाड़ी लाते हो, भी कभी खराब हो ही जाती है, मेंटेनेंस करना पड़ता है। अब मान लो देखो, हमारे घर पे जो भी सामान हम यूज करते हैं, वो सामान को एक फिक्स लेवल तक करंट दे सकते हैं, उस लेवल से ऊपर गया तो खराब हो जाएगा, जल जाएगा, उसमें धुआं निकलेगा, समझ गए। अब हमारे घर पे जो बड़ा वोल्टेज आता है आगे से, 220 वोल्ट आता है, ठीक है। वो जो 220 वोल्ट है, उससे जितना करंट बनता है, उससे हमारे टीवी फ्रिज आराम चल जाए, ठीक है। आगे से वो इस तरीके से सेटअप किया होता है उन्होंने सब कैलकुलेशन, कि हमारे घर पे जितना करंट चाहिए उतना ही हमारे घर में एंट्री होती है, उससे ज्यादा एंट्री नहीं होती, आगे सप्लाई इतनी होती है। पर कभी तो मिस्टेक हो जाए तो, अब समझो, मान लो कि हमारे घर को ओवरऑल करंट चाहिए 5 एम्पियर, और एक दिन कुछ मिस्टेक हुई और करंट आ गया 8 एम्पियर। 8 आएगा, आपके अंदर के सामान में 8 जाएगा, जल जाएगा वो सामान, क्या करे फिर। और ये बहुत बार होता है, होता रहता है ये सब चीज। आजकल तो कम होता है, पहले बहुत होता, अब तो नई टेक्नोलॉजी आ गई है तो चीजें पहले से आइडेंटिफाई हो जाती है कि कहाँ मिस्टेक है, तो सब वो सॉल्व कर लेते हैं, ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाती है। पर फिर भी रिस्क तो है, तो फिर कंसेप्ट भी काम करते हैं। अगर हम वायर को बीच में से तोड़ दें तो क्या करंट आपके पास होगा, नहीं। अरे हाँ के ना, अगर हम सर्किट को तोड़ दे, मतलब वायर को तोड़ दे बीच में से, तो करंट पास होगा नहीं। अरे हाँ के ना, अरे हाँ के ना। तो कंसेप्ट आया फ्यूज का, इलेक्ट्रिक फ्यूज का। फ्यूज क्या है, कुछ नहीं है, एक वायर है। व्हाट इज अ फ्यूज, एक मेटल का वायर होता है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि हमारे घर के जो अंदर है वो 5 एम्पियर तक करंट आए तो चलता है, 5 एम्पियर से थोड़ा बढ़ जाए तो नहीं चलता, हाँ के ना। तो अब हमको तो मालूम है कौन सा वायर, ये जो साइंटिस्ट होते हैं क्या करते हैं, ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ये क्या करेंगे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके मालूम कर लिया कि कौन सा वायर है जो 5 एम्पियर से ऊपर होने पे पिघल जाता है, जो वो तो पहले से मालूम है उनको, लेबोरेटरी में टेस्ट किया हुआ है, हाँ के ना। अब एक काम करते हैं, हम आपके घर के ये वायर और आपके घर के बीच में एक दूसरा वायर लगाते हैं। मैं उस वायर को ऐसे बना रहा हूं स्प्रिंग से, इस वायर को बोलेंगे फ्यूज, क्या बोलेंगे, फ्यूज। इस वायर की खासियत ये है कि 5 एम्पियर से करंट जैसे ही ज्यादा होगा, ये वायर गर्म होके पिघल जाएगा। सबका अपना अपना होता है, कोई वायर 2 एम्पियर पिघलता है, कोई 5 पे पिघलता है, कोई 8 पे पिघलता है, सबका अपना अपना होता है। हमारे घर में अगर मान लो कि करंट 5 एम्पियर चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक 5 एम्पियर का क्या लगा देंगे, एक वायर लगा देंगे, इसको बोलते हैं फ्यूज, ठीक है। अब क्या होगा, नॉर्मल दिनों में तो करंट आएगा 5 एम्पियर, कोई तकलीफ नहीं है इसको, चलने दो चलो। अब एक दिन वहां पे मिस्टेक हो गई
और करंट आया 6 एम्पियर। अब आपके घर में एंट्री होने से पहले वो बाहर करंट कहाँ पहुंचेगा, इसके पास, और ये तो 5 के ऊपर क्या हो जाता है, पिघल जाता है, ये पिघल जाएगा, करंट आगे जाएगा नहीं, आपका घर बच जाए। आप फिर घर के बाहर आ जाओ, इस फ्यूज के बाहर को लो, 5-10 रुपए का आता है, वापस लगा दो, कोई दिक्कत। अरे भाई 50,000 का टीवी खराब होने से अच्छा है कि 5-10 रुपए का फ्यूज खराब हो जाए। अरे आगे ना, so fuse is nothing but a metal wire, okay, which melt when a current exceeds a certain level. अरे yes or no, बात समझ में आ गई? अरे हाँ के ना, ओके। अब मैं आपको इसका एक बढ़िया उदाहरण दिखाता हूँ फ्यूज का। ये जो आपको दिख रहा है, तो डरा दिया रे मुझे तो। अब देखो बेटा यहाँ पे, ये आपको दिख रहा है, ये एक इलेक्ट्रिक फ्यूज है। एक्चुअल में क्या है इसके अंदर, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, वापस चौटा देंगे यार, इसमें क्या है, चौटा नहीं तो है। हाँ अब देखो बेटा, हाँ भाई सौरभ ध्यान से देखना, ठीक है सौरभ, इसके अंदर वायर दिख रहा है, दिख रहा है। एक्चुअल में क्या है, ये एक इलेक्ट्रिक फ्यूज है, ठीक है। आजकल ऐसे डब्बों में इसे बोलते हैं कार्ट्रिज, क्या बोलते हैं, बात समझ में आ गई। इसके अंदर वो आपको वायर दिखेगा नहीं, इच्छा हो जाता है दिख के जाना अंदर से, ठीक है। तो ये सेम प्रिंसिपल है, ये हम ऐसे लगा देते हैं। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसमें कहा लगा होता है, देखो ये इसमें लगा हुआ है इस जगह पे, दिख रहा है पीछे। अब करंट की देखो, अभी करंट चालू यहां से होता है, ये पहले ही लगा हुआ है। अब करंट यहां से एंट्री होगा, पहले इस पे जाएगा फ्यूज में। अरे हाँ क्या ना, अब मान लो कि मैंने यहाँ पे ये लगाया हुआ है अपना प्रोजेक्टर, फोन चार्ज में लगाया हुआ है। अब इनको करंट मिनिमम लेवल तक ही चाहिए, जैसे ही उससे ज्यादा होगा पहले कौन पिघलेगा, ये फ्यूज, या फिर दूसरा नया लगा दो। बात समझ में आ गई ऐसे। अरे हाँ क्या ना, तू खा जाएगी रे, डर लगता है मुझे। अरे भाई हाँ क्या ना, समझ गए ऐसा। अब देखो बेटा, अब आजकल जब बेटा मार्केट में तो आपको कार्ट्रिज मिल जाते हैं ऐसे, जैसे कार्ट्रिज, फ्यूज के कार्ट्रिज आते हैं। किसी किसी पे लिखा होता है 2 एम्पियर, मतलब 2 एम्पियर ज्यादा होगा तो पिघल जाएंगे। किसी पे लिखा होता है 3 एम्पियर, किसी पे लिखा होता है 7 एम्पियर। आपको जो चाहिए वो लेके आओ, लगा दो अपने घर पे। अरे हाँ के ना, आपको लगे नहीं है, आपके घर पे आता है लाइट का काम करना, उनको सब मालूम होता है, वो ऑटोमेटिक करते हैं। अरे हाँ के ना, अब सुनो बेटा, ये सब होता था पहले, आजकल नया सिस्टम आ गया एमसीबी। अब अभी वो खटके पड़ जाते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। उनका क्या होता है देखो बेटा, उनका सिंपल है, ओए वो ऐसी डब्बी होती है और उसमें से खटका होता है, तो ऊपर होता है खटका ऐसे, आपने देखा होगा। अरे हाँ के ना, अरे हाँ के ना, ये वायर आता है, ये आपके घर में करंट आता है 5 एम्पियर, ओके, और इससे एमसीबी से होके जाता है। यहाँ कुछ अंदर सिस्टम किया होता है, आई डोंट नो अब वो कैसे पूरा कनेक्शन होता है, और फिर वायर ये हमारे घर में आता है आगे। बात समझ में आ गई? अरे मान लो यार, अब सुनो, अब क्या होता है, जैसे ही करंट 5 से बड़ा हो जाएगा, अंदर कुछ होता है, और ये खटका होता है, नीचे नीचे गिरता है, घर पे देखा होगा। नीचे गिरने का मतलब है ये सर्किट तोड़ देगा, वायर जलेगा नहीं, अंदर से सर्किट टूट जाएगा। फिर आप आओगे, वापस से खटके ऊपर करोगे, जो अंदर का जो कनेक्शन वो ऑटोमेटिक वापस क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, करंट वापस चालू। यहाँ क्या ना, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बार बार आपको चेंज नहीं करना पड़ता, फिर खटका ऊपर नीचे करना पड़ता है। अरे हाँ क्या ना, और ये बिल्कुल, और इसमें प्लस क्या होता है, क्योंकि ये तो मेल्ट होता है, तो मेल्ट होने में पॉसिबिलिटी है कि चिंगारी लग जाए, आग पकड़ ले वस्तु आजू बाजू की, तो थोड़ा दिक्कत थी फ्यूज में, आग वाग लग सकती थी, पर इसमें कोई दिक्कत होती नहीं। समझ गए? और यहाँ के ना, डन, एनी डाउट क्लियर? अरे जाओ तो देख के जाना रे। अरे हाँ हाँ हाँ, तुम जाओ तो देख के जाना, तो तोड़ना मत। ऐसे तो बनता है। ठीक है, अब बेटा मैं आपको तो चैप्टर के बिल्कुल एंडिंग में आ चुके हैं अभी, ठीक है।
एक लेक्चर और लगेगा अपना, हल्का सा छोटा सा, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है ना बेटा? विदु समझ में आ गया सब? विधि डन। चलो बेटा एक काम करते हैं, अब जो थोड़ा बचा है वो अपन नेक्स्ट टाइम ही करेंगे। ठीक है? वो कर लेते हैं क्या, होमवर्क डिस्कशन। बेटा आंशी तो ऐसे चिल्लाई ना, ओ अरे अपन कहाँ सीरीज पे कहाँ तक पहुंचे? अफजल खान ने क्या कर दिया अभी तक? मैथ्स में अपने कहाँ तक पहुंचे? चैप्टर 7 स्टार्ट किए मोस्ट प्रोबेबली इस संडे को लेक्चर होगा शायद। ठीक है, तो मैं बोल दूंगा। कितना ले, 9 बजे रखते हैं ना यार। दिन को सो जाना, दिन को सोना वापस से 1 घंटा एक्स्ट्रा। दिन को क्या करेगा बड़े पड़े? ओके बच्चों, यहाँ देखो बेटा अभी बेटा लेक्चर सेव कर ले।